स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी फिजिक्स बाय इला क्रांति मैम के साथ। मैं हूं आपकी मैम इला क्रांति। आज मैं आप सभी बच्चों की डिमांड पर लेकर के आ गई हूं मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो जी हाँ भाई, आज हम टॉप 50 प्लस क्वेश्चंस करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स के पार्ट से। बहुत सारे बच्चों की डिमांड रही है, तो आप सबकी डिमांड बिल्कुल पूरी हो जाती है। अगर आप जो नए बच्चे यहाँ पर जुड़ रहे हैं वो भी मुझसे यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। आप जो स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं मोर लिंक्स का जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर जाते ही आप जो है आप लोगों को ये 4 लिंक्स दिखेंगे जहां पर आप मुझसे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसे कि बाकी बच्चों ने मुझे कहा कि मैं मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर के आइए, उसी तरह आप भी जो है मुझसे जुड़ करके पूछ सकते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और व्हाट्सएप पर मुझे कनेक्ट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बिना देर के हुए आज का ये सेशन हम शुरू करते हैं, जिसमें हम 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट में करने वाले हैं। तो अब बिल्कुल बने रहना है, शुरू से लेकर आखिरी तक इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि भाई जो दूसरा पार्ट है आप लोगों के फिजिक्स का, ज्यादातर बच्चों का जो सेकंड पार्ट है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, और इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए ये सेशन जरूर अटेंड करना चाहिए। तो पहला सवाल हम यहाँ पर कर लेते हैं कि प्रकाश की जो द्वैत प्रकृति है वो किसने सिद्ध करी है। ऑप्शंस है न्यूटन ने, मैक्सवेल ने, आइंस्टीन ने या फिर डी ब्रॉगली ने। तो भाई तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डी ब्रॉगली, क्योंकि द्वैत प्रकृति की जब हम बात करते हैं तो दूसरी प्रकृति कण के अलावा तरंग प्रकृति को हमें जो है किसने दिया था, तो डी ब्रॉगली जी ने तरंग दैर्ध्य समीकरण के आधार पर कनेक्ट किया था कण प्रकृति से। इसके पहले हम केवल और केवल फोटोन के कणों के रूप में प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो विभिन्न डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे थे, डिटेल जो हम पढ़ रहे थे वो कण प्रकृति में था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला सवाल है यहाँ पर कि फोटोन का द्रव्यमान कैसा होता है। मतलब जो प्रकाश विद्युत प्रभाव हम पढ़ते हैं विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, उसमें जो आपतित प्रकाश किरण फोटोन के कणों के रूप में आपतित होती है, उनके द्रव्यमान के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो भाई इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा शून्य, कि जो फोटोन का द्रव्यमान होता है वो होता है क्या, शून्य होता है। राइट, ध्यान रखिएगा, फोटोन से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो होती है एच न्यू, लेकिन जब हम उनके द्रव्यमान की बात करते हैं तो द्रव्यमान शून्य होता है। कणों के बर्डन के रूप में हमारे पास फोटोन जो है आपतित होते हैं किस पर, मेटल प्लेट पर, जहां पर प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है संभव हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर कि जो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव है इसमें कौन सा आवर्तक उपयोग होता है। मतलब कि हमारे पास प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात हो रही है यहाँ पर, और फोटोन के कण जो है बंडल्स के रूप में यहाँ पर क्या होते हैं, मेटल सरफेस पर आपतित होते हैं। और बाकी आगे की कहानी आप लोगों को आई होप पता होगी, नहीं तो क्वेश्चंस के साथ साथ हम प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। यहाँ पर जो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इस प्रभाव में कौन सा आवर्तक उपयोग होता है, मतलब क्या चीज आता है। तो पहली बात है कि फोटोन्स आते हैं। ये फोटोन्स एक्चुअल में क्या होते हैं, तो प्रकाश के कण होते हैं। क्या होते हैं, प्रकाश के कण होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवर्तक प्रकाश हो गया आपका, यहाँ पर क्या हो गया, आवर्तक। कौन सा आवर्तक, प्रकाश जो है आपका आवर्तक हो गया। नेक्स्ट है कि कॉम्पटन प्रभाव किससे संबंधित है। तो आई होप आप लोग कॉम्पटन प्रभाव के बारे में जान रहे होंगे। जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि भाई मॉडल पेपर में मैं इसको पूरा कंप्लीट डिस्क्राइब करके बताई हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ कि कॉम्पटन प्रभाव का मतलब ये होता है कि जब प्रकाश की किरणें मतलब कि जब यहाँ पर जो है क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है मेटल सरफेस में, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जब उससे क्या होता है कि जो एनर्जी टकराती है तो कुछ तो है क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए देती है, और कुछ एनर्जी जो है वो क्या होती है, विकिरित हो जाती है। तो यहाँ पे जो यहाँ पर प्रकाश का जो विकिरण होता है वो आपका क्या कहलाता है, कॉम्पटन प्रभाव कहलाता है। ठीक है, और ये किन में होता है, तो फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका मेटल प्लेट है, ये प्रकाश की किरणें, कण जो है प्रकाशी कण फोटॉन्स के रूप में यहाँ पर आ रहे हैं। क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को उत्सर्जित करने के लिए अपनी ऊर्जा देंगे, और कुछ हिस्सा, ठीक है, उन फोटोन के कणों का कुछ हिस्सा क्या होगा, विकिरित हो जाएगा, मतलब प्रकाश का विकिरण होगा। आई बात समझ में। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये प्रभाव जो है वो कॉम्पटन प्रभाव, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, फोटोन और इलेक्ट्रॉन से संबंधित है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र क्या होता है। तो भाई डी ब्रॉगली जी ने विकिरण तथा द्वैत की प्रकृति हम लोगों को बताई थी कि भाई प्रकाश की किरणें जो है कण के अलावा तरंग प्रकृति की भी होती है, जिसको उन्होंने जब कनेक्ट किया था, राइट, तो उन्होंने लैम्डा हमें दिया था। ये लैम्डा हम लोगों को कहां से मिला था, तो इसका प्रॉपर डेरिवेशन है जो मैंने आप लोगों को मॉडल क्वेश्चन पेपर में कराया है। बहुत सारे बच्चे मॉडर्न क्वेश्चन पेपर की वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं। आपके लिए एक अलग से वीडियो में बनाऊंगी, शॉर्ट वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मॉडल क्वेश्चन पेपर क्यों जरूरी है। बहुत सारे बच्चे अभी भी वीडियोस नहीं देख रहे हैं, तो जरूर आप लोगों को देखना है।
वहां पर मैंने आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जो आपका सवाल एग्जाम में आता ही आता है। तो अभी तक जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी, अगर वो मॉडल क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं तो वो जरूर बहुत अच्छे नंबर लेकर के जरूर आ पाएंगे, राइट। आप पूरे टाइम वन शॉट देखते बैठते रहोगे, रिवीजन करते बैठे रहोगे, तो एग्जाम के टाइम में आप भूल जाओगे। इसलिए क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस करना सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है, जो कि मॉडर्न क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने से आप लोगों का पॉसिबल हो पाएगा। यहाँ पर तरंग दैर्ध्य के सूत्र की बात करते हैं, तो भाई जो तरंग दैर्ध्य का सूत्र हम लोगों को मिला था h/p, p बराबर होता है क्या, p जो है वो आपका संवेग है, कण का संवेग, m इंटू वी, राइट। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का जो समीकरण है h अपॉन एम वी, लैम्डा बराबर h अपॉन एम वी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विकिरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में उच्चतम ऊर्जा का, क्या स्पेक्ट्रम में उच्चतम ऊर्जा का होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब कि आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करी जा रही है। किसकी बात करी जा रही है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में उच्चतम ऊर्जा का कौन सा आपका विकिरण होता है। तो भाई आप लोगों ने टेबल पर रखा होगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया है कि लाइक जो आप विद्युत चुंबकीय तरंगों की जब आप बात करते हो इस चैप्टर में, विद्युत चुंबकीय तरंगे चैप्टर में आपको बस एक छोटा सा पार्ट है जो पढ़ना है, जिससे आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं। और वहां पर ये स्पेक्ट्रम के जो आपको सीक्वेंस है वो जरूर याद रखना चाहिए। जब हम यहाँ पर उच्चतम ऊर्जा की बात कर रहे होते हैं, तो जो ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर करती है। और आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के बीच में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, व्युत्क्रम का रिलेशन होता है। यहाँ पर जो हमारी गामा किरण है, इसकी आपकी जो आवृत्ति है वो क्या होती है, आवृत्ति अधिक, और तरंग दैर्ध्य क्या होता है, कम होता है। आवृत्ति अधिक होगी मतलब कि उच्चतम ऊर्जा भी किसकी अधिक होगी, इन सभी किरणों में। तो गामा किरण की उच्चतम ऊर्जा सबसे ज्यादा अधिक होगी, मतलब कि गामा किरण के लिए ऊर्जा सबसे अधिक होगी, क्योंकि आवृत्ति ज्यादा है और तरंग दैर्ध्य कम। यहीं पर रेडियो तरंग की बात करें तो ये जस्ट विपरीत होता है, इसकी आवृत्ति सबसे कम होती है और इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई ये किलो हर्ट्ज से गीगा हर्ट्ज के रेंज में इसकी आवृत्ति होती है, तो रेडियो तरंग की आवृत्ति सबसे कम होती है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, आपको सभी किरणों के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गामा और रेडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इस तरीके के सवाल में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। यहाँ पर जो भी प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आ रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और 45 मिनट में 50 प्लस क्वेश्चंस हमें करने हैं, तो बिल्कुल थोड़ा स्पीड मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते हैं। परमाणु नाभिक का आकार किस पर निर्भर करता है, तो भाई जब हम परमाणु की बात करते हैं, इसका नाभिक हो गया। अब नाभिक का आकार किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान संख्या पर, परमाणु संख्या पर, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, या फिर आवेश पर। कोई का आंसर एकदम फटाफट से अगर आप दे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, द्रव्यमान संख्या। क्यों, क्योंकि जो परमाणु का पूरा द्रव्यमान होता है वो कहां पर होता है, इसके नाभिक पर केंद्रित होता है। ठीक है, किस पर केंद्रित होता है, इसके नाभिक पर केंद्रित होता है पूरा पूरा द्रव्यमान। बाकी बाहरी हिस्सा मतलब बादल के जैसा बहुत ही हल्का होता है, राइट। तो यहाँ पर परमाणु नाभिक का आकार किस पर निर्भर करता है, तो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब इसके बाद लाइक इसके अलावा एक सूत्र भी आप लोग इस तरीके से पढ़ते हो, है ना, इस तरीके से आप लोग एक सूत्र भी पढ़ते हो जहां पर त्रिज्या की बात होती है, तो वो भी ए मतलब कि आपकी द्रव्यमान संख्या ही हो गई, ये 1/3 होता है, आई एम रियली सॉरी। तो यहाँ पे ये आपका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि परमाणु नाभिक में कौन से कण होते हैं, बताना है आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है कि भाई जब हम परमाणु के नाभिक की बात करते हैं तो नाभिक में हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं केवल, और इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षाओं में होते हैं, राइट। तो ये तो बहुत ही सरल था। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस तो हमें सभी चीज की करनी है कि नहीं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा कि कौन सा कण नाभिकीय विखंडन में उत्सर्जित होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण या फिर गामा किरणें। ठीक है, तो यहाँ पर नाभिकीय विखंडन की बात करी जा रही है भाई, क्विक आंसर बताना है आपको। इसका जो सही जवाब होगा, जब हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो भाई नाभिकीय विखंडन मतलब कि एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है। ठीक है, तो जब हल्के नाभिकों में टूटता है तो यहाँ पर हमें दो जो है यहाँ पर क्या मिलते हैं, दो मैटर्स मिलते हैं, और इन मैटर्स के साथ साथ हमें क्या मिलते हैं, न्यूट्रॉन मिलता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाभिकीय विखंडन में हमें न्यूट्रॉन उत्सर्जित होकर के मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोर के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार की कक्षा में घूमते हैं। ठीक है, तो वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, स्पाइरल या फिर अनियमित। तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है कि सबसे आखिरी में हम वैसे हम स्टार्टिंग से बहुत सारे परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ते हैं, आखिरी में हम सबसे आखिरी में बोर के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ते हैं, जिन्हें हाइड्रोजन के
लिए ही हमें केवल दिया, और हाइड्रोजन में केवल और केवल क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और उन्होंने जब यहाँ पर इसके बारे में बताया तो होता क्या है कि ये परमाणु का नाभिक, और इसकी कक्षा में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में क्या होता है, घूमते रहता है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो सरल था प्रश्न, लेकिन क्या होता है कभी कभी क्वेश्चंस को घुमा के आप लोगों को पूछ देता है कि आप लोगों को पता है कि नहीं, राइट। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन की, तो यहाँ पर केवल और केवल आपका नॉलेज चेक नहीं होता है, नॉलेज के साथ साथ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है और आप किसी टॉपिक की समझ कितने अच्छे से रखते हैं, इसकी आपकी जो है मतलब कि आपकी चेकिंग होती है। और खासकर बिहार और झारखंड बोर्ड वाले बच्चे जिनके बहुत ही जल्द एग्जाम होने वाले हैं, अभी आप लोगों को में सबसे ज्यादा एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, राइट। और ऐसा नहीं है कि जो बाकी बच्चे जिनके में 6 या 7 ही एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं उनको एमसीक्यूज क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करें, उनको भी प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि ये रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका है। क्योंकि जब आप डेरिवेटिव क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस करते हो, वो तो आप डेफिनेटली कर ही सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उन क्वेश्चंस में जो छोटी मोटी मिस्टेक होती है वो आपके जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तब होती है। तो यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं, जो शायद आप लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं तब आपका वो क्लियर नहीं हुआ होता है। और गारंटी है इस चीज की कि जितने बार आप पढ़ोगे उतनी बार आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आते जाएगा, और इसीलिए कहा जाता है कि रिवीजन करना जरूरी है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लैंक का स्थिरांक किसका गुणांक है? ऊर्जा और आवृत्ति का, वेग और आवृत्ति का, द्रव्यमान और आवृत्ति का, या ऊर्जा या फिर तरंग दैर्घ्य का। प्लैंक का स्थिरांक मतलब कि प्लैंक कांस्टेंट, एच की बात करी गई है। जब भी हम यहाँ पर विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति या फिर मॉडर्न फिजिक्स जब पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है कि आइंस्टीन ने क्या किया था, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत से रिलेट करके हम लोगों को आइंस्टीन समीकरण दिया था। और आगे पूरे के पूरे मॉडर्न फिजिक्स में हम प्लैंक के स्थिरांक यानी कि एच का हम इस्तेमाल करते हैं, राइट। सारे चैप्टर्स में करते हैं, नाभिक में भी करते हैं, परमाणु में भी करते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये किसका गुणांक है, आप लोगों को बताना है किसका गुणांक है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऊर्जा और आवृत्ति। किसका गुणांक है ये? ऊर्जा और आवृत्ति का। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा E इज इक्वल टू एच न्यू, राइट। अब यहाँ पर प्लैंक स्थिरांक की बात करें तो ये क्या हो गया, E बाई न्यू, मतलब कि ऊर्जा बटे आवृत्ति। तो किसका किसका गुणांक हो गया, ये ऊर्जा और आवृत्ति का गुणांक हो गया, राइट। बट इस पर मतलब इस दृष्टिकोण से आपने इस टॉपिक को नहीं देखा होगा तो शायद आपको ये क्वेश्चन ना बने, लेकिन आपका पढ़ा हुआ है। पर होता है ना कि वो दृष्टिकोण होना जरूरी होता है कि मतलब इस दृष्टि से आप जो है, इस नजरिए से आप किसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हो कि नहीं, किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो कि नहीं। तो इसलिए आपका एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि गामा किरणें किस प्रकार की किरणें होती है? कणकीय होती है, विद्युत चुंबकीय होती है, ध्वनिक होती है, या फिर अर्धचालक? आंसर क्विक बताना है, बताओ भाई, क्या गामा किरण कणीय प्रकृति की होती है? बताओ, कण होता है कि क्या होता है, विद्युत चुंबकीय होता है, ध्वनिक होता है, अर्धचालक होता है? तो भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गामा किरण जो होती है वो किस प्रकार की होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, विद्युत चुंबकीय प्रकार की होती है, राइट। कणों की जब हम बात करते हैं तो प्रकाश जो है कणों के रूप में हमें फोटोन के रूप में प्राप्त होते हैं। पर हम जब गामा किरणों की बात करें तो गामा किरणें विद्युत चुंबकीय किरणें होती है। अगला प्रश्न हमारा, रेडियोधर्मी तत्व के अर्धायु का अर्थ क्या है? रेडियोधर्मिता की बात कही जा रही है। रेडियोधर्मी तत्व मतलब कि आपका यूरेनियम 235 वगैरह, जो आगे के जो तत्व हैं, ठीक है, थोरियम हो गया, ये सब जो तत्व हैं, इनकी अर्ध आयु का अर्थ आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। आयतन का आधा भाग, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी द्रव्यमान का आधा भाग। ऑप्शन सी संख्या का आधा भाग। ऑप्शन डी गतिविधि का आधा भाग। तो आपने अर्धायु के बारे में भी पढ़ा है, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि इस नजरिए से आपने नहीं पढ़ा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर संख्या का आधा भाग, अर्धायु का मतलब क्या होता है, संख्या का आधा भाग। आई बात समझ में? तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप ये मत समझिएगा कि बोर्ड एग्जाम है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बस आएंगे। कुछ क्वेश्चन आप लोगों को नए पैटर्न में भी देता है, और 2022, 23, 24 का आप पेपर अगर देखते जाएंगे तो धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होता जा रहा है क्वेश्चंस का, राइट। थोड़े रियल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस है वो फ्रेम करके आपको दिए जा रहे हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल बहुत अच्छे नए नए क्वेश्चंस फ्रेम करके लाई हूँ, जिनका सॉल्यूशन शायद आपको गूगल में भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस सेशन को पूरा शुरू से आखिरी तक देखना आप लोगों को बहुत जरूरी है, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करना भी जरूरी है। अगला प्रश्न हमारा, फोटोन की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर, तरंग दैर्घ्य पर, द्रव्यमान पर और गति पर? तो भाई फोटोन की ऊर्जा की बात हो रही है, और ये प्रश्न हम बार बार कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, कर रहे हैं कि नहीं। अलग अलग तरीके से इसी पर बेस्ड, इस फॉर्मूला पर बेस्ड ही आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फोटोन की ऊर्जा निर्भर करती है आवृत्ति पर, ठीक है। तो आपने पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है?
हर वक्त आप वन शॉट करोगे तो उससे आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, क्योंकि ठीक है आपने पढ़ा है, रिवीजन कर लिया है, बट आप जब तक ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक मॉडल क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आप आंसर नहीं दे पाओगे। क्योंकि पढ़ा हुआ तो है बट क्वेश्चन पूछेगा किस तरीके से, इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी जरूरी है। और इसी के साथ अगला प्रश्न, नाभिकीय संलयन किसके बीच होता है? नाभिकीय संलयन में क्या होता है, दो हल्के नाभिक मिलकर के भारी नाभिक बनाते हैं। और जब हम दो हल्के नाभिकों की बात करते हैं तो मतलब कि इनकी द्रव्यमान संख्या बहुत कम, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम के तत्व ही क्या होते हैं, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, क्योंकि नाभिकीय संलयन के लिए हल्के नाभिक हमको चाहिए होते हैं। तो किसके बीच होता है आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो हल्के नाभिक, भारी नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ऑब्वियस सी बात है कि दो हल्के नाभिकों के बीच होता है, ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या किसे दर्शाती है? द्रव्यमान संख्या को दर्शाती है, परमाणु संख्या को दर्शाती है, अणु संख्या को, या फिर आयतन? तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या और आपके जो मतलब कि न्यूट्रॉन की संख्या हो गया, वो किसको दर्शाती है, ये आप लोगों को पूछा जा रहा है। तो ये दर्शाती है द्रव्यमान संख्या को। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक की बात करें तो जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो आपके परमाणु क्रमांक को दर्शाती है। लेकिन जब हम द्रव्यमान संख्या की बात कर रहे हैं तो जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो क्या दर्शा रही है, आपके द्रव्यमान संख्या को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रृंखला किस तरंगदैर्ध्य में होती है? तो किसी बच्चे ने मुझे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर भी वीडियो लाने के लिए कहा है, पर क्योंकि अभी अभी नया चैनल हमने शुरू किया है, धीरे धीरे आप सभी की डिमांड पूरी होगी। थोड़ा सा हम स्लो स्टेप्स ले रहे हैं, क्योंकि एक एक स्टेप करके ही हमको सीढ़ियां चढ़नी है, एकदम से हम सीढ़ियां लांघ नहीं सकते हैं, है ना। तो इसी वजह से आपकी जो भी डिमांड है वो जरूर धीरे धीरे फुलफिल होती जाएगी। मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर भी बहुत ही जल्द आपके लिए जो है वीडियो लेकर के आऊंगी, जिसमें इस टॉपिक को पूरा आप लोगों को समझा दूंगी। फिलहाल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में लाइमन श्रृंखला किस तरंगदैर्ध्य में होती है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो भाई यहाँ पर जो है लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, अलग अलग पाश्चन श्रेणी, अलग अलग श्रेणियां होती है। जब हम लाइमन श्रेणी की बात करते हैं तो ये जो है पराबैंगनी वाले जो रेंज होता है तरंगदैर्ध्य का, वहां पर आपकी क्या होती है, लाइमन श्रृंखला होती है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे हम कि किरण पुंज ट्यूब यानी कि सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, आपने सुना होगा, कैथोड रे ट्यूब में इलेक्ट्रॉन किस दिशा में गति करते हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है आपको, अनियमित, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर, या फिर वैद्युत क्षेत्र। तो भाई देखो यहाँ पर आप अगर ये सीआरटी के बारे में भी नहीं पता है आपको, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किस दिशा में गति करते हैं, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि हम किसी भी आवेश की गति देखते हैं तो आवेश की गति क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में होती है। तभी वहां पर हमें क्या होता है, अधिकतम बल प्राप्त होता है ना, जिससे वो कक्षा में घूमता है। कक्षा में किस तरीके की घूमता है, वृत्तीय पथ में घूमता है। तो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व में आप लोगों ने पढ़ा है कि तीन तरीके से होती है, एक सरल रेखीय गति होती है, वृत्ताकार मार्ग में होती है, एक कुंडलिनी गति होती है। जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो भाई इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ताकार कक्षा में घूमता है, इसका मतलब वहां पर अधिकतम बल कार्य करता है। और अधिकतम बल कब कार्य करेगा, तो अधिकतम बल तब कार्य करेगा जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति होगी। आई बात समझ में? तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मत समझिएगा कि मैम जो है मतलब कि सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन लेकर के आई है, बिल्कुल सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन नहीं लेकर आई हूँ, कॉमन सेंस के क्वेश्चन लेकर के आई हूँ कि आप प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। राइट, अब इसके बाद अगला प्रश्न, नाभिकीय विखंडन के लिए न्यूनतम क्रांतिक द्रव्यमान किसे कहते हैं? सुपर क्रिटिकल द्रव्यमान को, उप क्रिटिकल द्रव्यमान को, क्रिटिकल द्रव्यमान को, या फिर मतलब यहाँ पर नाभिकीय विखंडन के लिए न्यूनतम क्रांतिक द्रव्यमान, मतलब कि आपको पूछा क्या जा रहा है कि जो हमारा भारी नाभिक है जब दो हल्के नाभिकों में टूटता है, ठीक है, तो वहां पर नाभिकीय विखंडन की जब प्रक्रिया होती है तो उस समय मतलब कि क्या होगा हमारा, तो ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। मे भी शायद आपने ये इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा होगा, तो चाहो तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, लेकिन फिर भी क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चों के सिलेबस में काफी डिटेल में चीजें दी गई है, तो भाई इसलिए मैं थोड़ा उनसे रिलेट करके भी क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। भाई हम मुझे सबके बारे में सोचना है। राइट, अगला प्रश्न है कि कौन सा नियम रेडियोधर्मी विघटन का वर्णन करता है? अब यहाँ पर रेडियोधर्मी विघटन के बारे में आपको पूछा जा रहा है, लॉग नियम, न्यूटन का नियम, फैराडे का नियम, या फिर न्यूक्लियर विघटन का नियम।
तो भाई जब हम यहाँ पर रेडियोधर्मी विघटन की बात करते हैं तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। न्यूक्लियर विघटन का नियम आपका वर्णन करता है रेडियोधर्मी विघटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु नाभिक में बंधन ऊर्जा किससे संबंधित है? राइट, तो बंधन ऊर्जा की जब हम बात करते हैं, है ना, तो बंधन ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी परमाणु में क्या होता है कि उनके जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है ना, क्या होता है कि मतलब नाभिकीय ऊर्जा में होता क्या, या तो विखंडन होता है या तो क्या होता है संलयन होता है। दो हल्के नाभिक मिलकर के भारी नाभिक बनाते हैं, या एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है ना। जब टूटता है तो क्या टूटता है कि उनके नाभि का आकार टूटता है या फिर जुड़ता है, जिससे हम लोगों को नया तत्व प्राप्त होता है। राइट, तो वहां पर जो ऊर्जा मुक्त होती है ना, मतलब कि वह ऊर्जा जो इन नाभिक को आपस में पहले बांध कर रखी हुई थी, ये बंधन ऊर्जा है। जैसे ही इनमें विखंडन या संलयन की प्रक्रिया होती है तो यहाँ पर इनकी बंधन ऊर्जा जो है वो क्या होती है, मुक्त होती है। मतलब समझ में आ रहा है, बंधन ऊर्जा क्या होता है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में बांध कर रखता है। किससे संबंधित होगा? ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कि परमाणु नाभिक में बंधन ऊर्जा जो है स्थिरता से संबंधित है, स्टेबिलिटी। आप लोगों ने इसके लिए जो है एक मतलब चार्ट पढ़ा होगा, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस तरीके से, सबसे ज्यादा आयरन की जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होती है। फिर उसके बाद मतलब कि जो रेडियोधर्मी तत्व है उनकी बहुत ज्यादा कम तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी आयरन जिसकी सबसे ज्यादा स्थायित्वता होती है उससे तो कंपेयर में थोड़ी बहुत कम होती है। राइट, तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो है पॉइंट, ये क्वेश्चन यहाँ से बना है। ठीक, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि थ्योरी आप अगर बार बार रिवीजन कर भी चुके हैं ना, तो उस थ्योरी में से क्वेश्चन कहाँ से क्रिएट हो पाएगा? इसके लिए आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जिसके लिए मैं आप लोगों के लिए लगातार प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ। और इस वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। आप लोग अभी समझ नहीं पा रहे हो कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट सेशंस मैं लेकर के आ रही हूँ। जिस दिन आप जब आपको ठोकर खाओगे ना, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और मैं चाहती हूँ कि आपको ठोकर ना खाना पड़े, पहले ही आप समझ जाओ और सेशन को पूरा देखो। अब अगला प्रश्न है हमारा, रेडियोधर्मिता में कौन सा कण नहीं उत्सर्जित होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा या फिर गामा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि कौन सा उत्सर्जित नहीं होता है, तो पहले याद रख लो कि जब हम उत्सर्जन की बात करते हैं, तो जब हम लोगों ने विखंडन के बारे में देखा था, तो हम लोगों ने देखा था कि क्या न्यूट्रॉन उत्सर्जित होता है। राइट, और जब हम संलयन की बात करते हैं, जब हम क्या करते हैं, संलयन की बात करते हैं, मतलब कि नाभिकीय ऊर्जा की बात करते हैं, तो अल्फा, बीटा और गामा किरणें क्या होती है, उत्सर्जित होती है। तो ये चार चीजें उत्सर्जित होती है, न्यूट्रॉन और अल्फा, बीटा, गामा। तो इस ऑप्शन में अगर हम चेक करें तो प्रोटॉन है जो कि उत्सर्जित नहीं होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन भी उत्सर्जित होता है, अल्फा भी उत्सर्जित होता है, बीटा भी उत्सर्जित होता है और गामा भी उत्सर्जित होता है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा कि भाई हमारा प्रोटॉन उत्सर्जित नहीं होता। अगला प्रश्न है कि कॉस्मिक किरणें मुख्य रूप से किससे बनी होती है? अल्फा कण से, न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन से या फिर इलेक्ट्रॉन से। तो जब हम कॉस्मिक किरणों की बात करते हैं तो ये आपकी बनी होती है किससे? प्रोटॉन से बनी होती है। आई बात समझ में? ठीक है, चलो तो ध्यान दीजिएगा, कुछ नए प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर मिल रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी परमाणु का आयनन ऊर्जा किससे परिभाषित होता है? इलेक्ट्रॉन हटाने में आवश्यक ऊर्जा से, प्रोटॉन जोड़ने में ऊर्जा जो लगती है उससे, न्यूट्रॉन जोड़ने में जो ऊर्जा लगती है उससे, परमाणु को तोड़ने में जो ऊर्जा लगती है उससे। ठीक है, तो जब हम आयनन ऊर्जा की बात करते हैं तो हम लोगों ने जब बोर का परमाणु मॉडल पढ़ा था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर हम सारी चीजें पढ़े हैं। जब हम परमाणु के आयनन ऊर्जा की बात करते हैं तो ये किससे परिभाषित होता है? तो भाई आयनन ऊर्जा का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। राइट, हाइड्रोजन परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और एक स्तर को छोड़कर दूसरे स्तर में जाते हैं। तो यहाँ पर आयनन ऊर्जा से जो मतलब है वो है इलेक्ट्रॉन हटाने में जो आवश्यक ऊर्जा होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन जोड़ने में ऊर्जा या न्यूट्रॉन जोड़ने में ऊर्जा, ये सब बंधन ऊर्जा का पार्ट हो जाएगा आपका। परमाणु को तोड़ने में जो ऊर्जा है वो भी आपका क्या हो जाएगा? बंधन ऊर्जा से रिलेटेड आपका हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका आयनन ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, एक्सरे का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो भाई कभी ना कभी किसी ने तो अपने हाथ में तुड़वाए होंगे, मैंने भी अपना एक बार हाथ तुड़वाया था, चोट लगी थी, मुझे एक्सरे करवाने गई थी। ऑब्वियस सी बात है कि चिकित्सा में इस्तेमाल होता है, भोजन में एक्सरे का इस्तेमाल नहीं होता है भैया, कमरे से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, कृषि में और निर्माण में भी इस्तेमाल नहीं होता। बहुत ही सरल प्रश्न है। आपको विभिन्न जो स्पेक्ट्रम है उन सभी का उपयोग आपको पूछा जाता है एग्जाम में। और अगला प्रश्न हमारा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रृंखला किस क्षेत्र से होती है? तो इसके पहले हम लोगों ने लाइमन श्रृंखला के बारे में देखा था।
तो वहां पर हम लोगों ने ऑलरेडी पराबैंगनी के बारे में देख चुका है। इसका मतलब बामर के लिए तो पराबैंगनी नहीं होगी, ठीक है। बामर श्रेणी के लिए क्या होता है, दृश्यमान वाली जो आपकी तरंग दैर्ध्य होती है वो आपकी बामर श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए आपको विभिन्न श्रेणियों के लिए याद रखना जरूरी है कि कौन से क्षेत्र में आपकी जो श्रृंखला है वो स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वो आपकी होती है, ठीक है। ये सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल आते हैं ये एग्जाम में आपको। अगला प्रश्न है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं, कार्यफलन, थ्रेशोल्ड ऊर्जा, बंधन ऊर्जा या यौगिक ऊर्जा। तो ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। जब फोटोन के कण प्रकाश के रूप में यहाँ पर क्या होते हैं, मेटल प्लेट पर आपतित होते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, और जो न्यूनतम ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को मेटल प्लेट से अलग करने के लिए जो चाहिए होती है वो उसका नाम है कार्यफलन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी। रेडियो धर्मिता की खोज मैरी क्यूरी, हेनरी बैकुरल, आइंस्टीन, रदरफोर्ड, आइंस्टीन या फिर रदरफोर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, देखियो भाई, रेडियो धर्मिता की जब बात करी जा रही है तो इसकी खोज हेनरी बैकुरल जी ने करी थी। ये आप जरूर याद रखना, क्योंकि मैडम क्यूरी से मैरी क्यूरी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आगे आएगा। तो जब हम रेडियो धर्मिता की बात कर रहे हैं तो आपका हेनरी बैकुरल, और जब हम रेडियो एक्टिव मतलब रेडियो एक्टिवता की जब बात करेंगे तो वहां पर मैरी क्यूरी ऑप्शन आएगा, आगे मिलेगा हम लोगों को प्रश्न। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कैथोड किरणें किससे बनी होती है, ठीक है। क्या है हमारा अगला प्रश्न, कैथोड किरणें किससे बनी होती है, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से या फिर आयन से, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कैथोड किरण की जब हम बात करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन से बनी होती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विकिरण में द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है, अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण या फिर कैथोड किरण। द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है ऐसा कौन सा विकिरण है, ठीक है। तो अल्फा जो है वो क्या होता है, धनात्मक आवेशित कण होता है। आप लोगों को पता होगा कि अल्फा जो है वो क्या होता है, मतलब हीलियम कण के बराबर ही उसकी द्रव्यमान और परमाणु संख्या होती है ना। जब हम बीटा कण की बात करते हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। कैथोड किरण की बात करते हैं तो वो भी आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव मतलब ऋणात्मक आवेशित होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो गामा किरण, क्योंकि ये क्या होती है, उदासीन किरण होती है। क्या होती है, उदासीन किरण होती है। इसका द्रव्यमान और आवेश नहीं होता। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, बीटा कण क्या है। तो अभी अभी हम लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया। जो पहला क्वेश्चन उसमें मैंने आपको समझाया कि बीटा कण जो होता है वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गामा कण उदासीन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अलग चीज हो गई, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि कौन सा वैज्ञानिक गामा विकिरण की खोज से संबंधित है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम गामा विकिरण की बात करते हैं तो देखो, अब इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। अभी अभी रेडियो धर्मिता के लिए हम लोगों ने पढ़ा हेनरी बैकुरल। मैरी क्यूरी के लिए मैंने आपको बताया कि रेडियो एक्टिविटी की खोज मैरी क्यूरी ने की, आगे उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत समीकरण हमको दिया, कौन सा ऑप्शन बच जाता है, तो ये पॉल विलार्डी। इसके बारे में आप लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर कर सकते हैं। आप यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सबसे पहले एलिमिनेट किया हेनरी बैकुरल को, कि इसके बारे में हमको पता है रेडियो धर्मिता। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी मैरी क्यूरी ने किया, है ना। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत समीकरण किया, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का मुख्य सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो ये हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का मुख्य सिद्धांत। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का मुख्य सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा। तो हम दो तरीके के लिए दो चीजें हम पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं नाभिकीय संलयन और एक हम पढ़ते हैं नाभिकीय विखंडन। लेकिन जब हम नाभिकीय संलयन की बात करते हैं तो इसके लिए हम लोगों को बहुत ही अधिक उच्च ताप और उच्च दाब की आवश्यकता होती है, ठीक है, जो कि एक सामान्य तौर पर हमारे लिए क्रिएट करना संभव नहीं है। ये सूर्य में पाया जाता है, जिसकी वजह से वहां पर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया के फलस्वरूप ही हमें जो है क्या मिलती है, मतलब वहां से जो सूर्य से ताप मतलब की क्या कहना चाहिए, ऊर्जा प्राप्त होती है, राइट। तो यहाँ पर जो नाभिकीय ऊर्जा का जो उत्पादन का मुख्य सिद्धांत होगा वो क्या होगा, नाभिकीय विखंडन होगा, ठीक है। क्योंकि रेडियो धर्मिता में क्या होती है, विकिरण की घटना होती है, तो केवल विकिरण से हम ऊर्जा नहीं प्राप्त करेंगे, नाभिकीय विखंडन से हम क्या करते हैं, तो जो नाभिकीय रिएक्टर्स वगैरह होते हैं जिनको ऊर्जा उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो है नाभिकीय विखंडन के प्रोसेस से हमको मिलता है, राइट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न, परमाणु नाभिक का आयतन किससे संबंधित है, ठीक है। तो जब हम नाभिक के आयतन की बात करते हैं तो हमारा ये जो a की पावर 1/3
ठीक है, क्योंकि आपका आयतन जो है वो त्रिज्या से निकाली जाती है, और ये सूत्र मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना, क्योंकि आपका मतलब कि क्या कहना चाहिए कि आयतन की अगर हम बात करें तो किसी भी वृत्त मतलब वृत्त का आयतन क्या हो जाएगा आपका 4 पाई r⁴ राइट। तो वहां पर हमको रेडियस चाहिए होगा जो कि किससे संबंधित है, तो द्रव्यमान संख्या की घात 1/3 से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्फा विकिरण में कौन से कण होते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अल्फा कण जो है वो किससे बना होता है, धनात्मक कण होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक तो होगा प्रोटॉन, मतलब कि यहाँ पर दो ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट हो गया, या तो सी होगा या तो क्या होगा, डी होगा। तो हम अल्फा विकिरण की बात करते तो इसमें ऋणात्मक कण नहीं होता, मतलब कि इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कण होते हैं अल्फा विकिरण में। जब हम बीटा की बात करते हैं तो वहां पर होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब हम गामा किरण की बात करते हैं तो क्योंकि वो उदासीन कण होता है तो वहां पर होगा क्या, न्यूट्रॉन। इस तरीके से हम देख सकते हैं, ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे, किसी नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा उत्सर्जन का स्रोत क्या है, द्रव्यमान में कमी, द्रव्यमान में वृद्धि, तापमान या फिर प्रकाश। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा उत्सर्जन का स्रोत, हाँ भाई, तो आपने इसके बारे में पढ़ा है, पर देखती हूँ मैं कौन सा स्टूडेंट यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है मुझे बता पाएगा। और लगभग 35 सवाल हम कर चुके हैं, और काफी जल्दी हम कर चुके हैं 35 सवाल, और 50+ क्वेश्चन हमें करने हैं। तो बिल्कुल बने रहिएगा क्लास में, अंत तक बने रहिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा उत्सर्जन का मुख्य स्रोत होता है द्रव्यमान में कमी। मतलब कि आपने द्रव्यमान क्षति के बारे में पढ़ा होगा, सिर्फ शब्दों का फेर है यहाँ पर, ठीक है। द्रव्यमान क्षति ही आपकी क्या है, द्रव्यमान में कमी। डेल्टा एम के बारे में हम बात करते हैं, E इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एम सी का वर्ग, जिससे हम बंधन ऊर्जा कैलकुलेट कर पाते हैं। तो भाई इसीलिए मैं कह रही हूँ कि क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न, मास स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो भाई मास स्पेक्ट्रो मतलब कि मास मतलब द्रव्यमान हो गया, स्पेक्ट्रोमीटर मतलब कि स्पेक्ट्रम्स के लिए, जो उनके मास को नापने के लिए। तो ऑब्वियस बात है, बहुत ही आसानी से हम यहाँ पर जो है गैस कर सकते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा मापने के लिए तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान की बात की जा रही है। आवेश नापने के लिए भी नहीं होगा। द्रव्यमान और आवेश के अनुपात को नापने के लिए हम क्या करते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। ताप के लिए तो भाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए अलग डिवाइस होता है कि नहीं। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, किस तत्व का उपयोग नाभिकीय संलयन में होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कि रेडियोधर्मी तत्वों का इस्तेमाल ही होगा। तो यूरेनियम, थोरियम, हाइड्रोजन और प्लूटोनियम। तो हाइड्रोजन तो ये आपका, अच्छा, यहाँ पर नाभिकीय संलयन की बात करी जा रही है, किसकी बात करी जा रही है, नाभिकीय संलयन की बात करी जा रही है। तो यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम ये क्या है आपके, ये तीनों ही तीनों आपके भारी नाभिक है। तो भाई भारी नाभिक का इस्तेमाल कब होता है, नाभिकीय विखंडन में होता है, क्योंकि भारी नाभिक ही टूटकर हल्के नाभिक बनाते हैं। लेकिन जब हम संलयन की बात करते हैं तो वहां पर क्या इस्तेमाल होता है, हल्के नाभिकों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि हाइड्रोजन के समस्थानिक और हीलियम तत्वों का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। हाँ जी। तो अगला प्रश्न हमारा, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम किस प्रकार की श्रृंखला बनाता है। देखो भाई, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और आज मैं आपको मॉडर्न फिजिक्स के इतने सारे क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ। आप लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्लियर नहीं हुए होंगे, जो कि इस सेशन को प्रैक्टिस करने से आपके हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है या किसी क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर नहीं है, उस पॉइंट को नोट डाउन करिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है अपनी कमजोरी को पहचानना। आप जब वन शॉट रिवाइज करते हो ना, तो इस तरीके से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद आप रिवीजन करो वन शॉट। क्यों, इसलिए कि कहां पर आप गलती कर रहे हो, आपकी कमजोरी कहां पर है, पहले उसको फाइंड आउट करने की जरूरत है। तब जाकर के लिए आपके वन शॉट रिवीजन का जो सीरीज है वो आप लोगों के लिए काम आएगा, ठीक है। तो बहुत ही जल्द मैं भी आप लोगों के लिए माइंड मैप से रिलेटेड सीरीज लेकर के आऊंगी, जिसमें आप लोगों को पूरे चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो उन सबका माइंड मैप मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगी। और वो जो होगा बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी होगा, नीट वाले बच्चों के लिए भी होगा, क्योंकि खासकर जो नीट के मेरे बच्चे हैं उन्होंने बहुत ज्यादा डिमांड करी है कि मैम पूरे चैप्टर्स के आप माइंड मैप लेकर के आइए। तो भाई आप सबकी डिमांड पूरी करना मेरा फर्ज बनता है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सबके डिमांड्स पूरी होती जाएगी। बहुत जरूरी है आप सभी के लिए माइंड मैप लेकर के आना, बहुत ही जल्द मैं लेकर के आऊंगी। ये प्रश्न हम देख लेते हैं, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम किस प्रकार की श्रृंखला बनाता है, अवरक्त,
दृश्यमान या फिर पराबैंगनी। तो आपने देखा होगा कि जब हमने लाइमन श्रृंखला की बात करी तो वो पराबैंगनी तरंग दैर्ध्य में हो रहा था, फिर हम लोगों ने बामर श्रृंखला की बात करी तो वो दृश्यमान में हो रहा था, फिर आगे आने वाला जो होता है आपका पाषाण वो अवरक्त में भी होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सभी। इन सभी प्रकार की श्रृंखला बनाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, न्यूनतम थ्रेशोल्ड आवृत्ति किस घटना के लिए आवश्यक है? थ्रेशोल्ड मतलब दहली आवृत्ति के बारे में पूछा जा रहा है। किसके बारे में पूछा जा रहा है? दहली आवृत्ति के बारे में आप लोगों को पूछा जा रहा है, किस घटना के लिए आवश्यक है? तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए, कॉम्पटन प्रभाव के लिए, गामा किरणों के लिए, एक्स किरणों के लिए। ऑब्वियस सी बात है, जब हम दहली आवृत्ति की बात करते हैं तो ये हमारे लिए जरूरी होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मैक्स प्लांक का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? क्वांटम सिद्धांत से, तरंग से गति से, द्रव्यमान ऊर्जा से या रेडियोधर्मिता से? तो भाई ये आप लोग सबसे पहले पढ़ रहे होते हो जब आप आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के बारे में पढ़ते हो, तब आप वहां पर देखते हो कि भाई जो मतलब कि हमारे प्रकाश विद्युत प्रभावों का जो सिद्धांत है उसको आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से जोड़ दिया था। मतलब कि मैक्स का जो प्लांक का सिद्धांत है वो क्वांटम का सिद्धांत है, जिससे रिलेट करने के बाद आइंस्टीन ने फिर प्रकाश विद्युत समीकरण दिया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि ब्रह्मांडीय विकिरण का मुख्य स्रोत क्या है? मतलब कि जो विकिरण की घटना होती है उसका मुख्य स्रोत क्या होता है? ठीक है, तो जो तारे हैं वो आपके क्या है? ब्रह्मांडीय विकिरण की जब हम बात कर रहे होते हैं तो उनका मुख्य स्रोत होता है तारे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किस उपकरण का उपयोग अल्फा, बीटा और गामा विकिरण की पहचान के लिए किया जाता है? ठीक है, तो ये अल्फा, बीटा और गामा ये क्या है? स्पेक्ट्रम्स है। राइट, क्या है? अल्फा, बीटा और गामा विकिरण की पहचान मतलब किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा, बीटा, गामा विकिरण की जब हम बात करें तो भाई इसका जो सही आंसर होगा गीगर मूलर काउंटर। ठीक है, शायद आपने नहीं सुना होगा लेकिन कोई बात नहीं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं यहाँ पर कि विकिरण की जो पहचान की जाती है वो गीगर मूलर काउंटर के द्वारा करी जाती है। राइट। स्पेक्ट्रोमीटर की बात करें तो स्पेक्ट्रम्स की पहचान के लिए हम स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल करेंगे, है ना। माइक्रोमीटर मतलब कि माइक्रोमीटर के रेंज की चीजों को, इलेक्ट्रोमीटर मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स के विकिरण को पहचानने के लिए इलेक्ट्रोमीटर। तो नाम से सब कुछ पता चल रहा है, तो अगर आपको नहीं भी पता है तो आप बिल्कुल इन सबको जो है क्या कर सकते हैं, मतलब जब ऑप्शंस ना बने तो हटा सकते हैं। राइट। बट आपको यहाँ पर काफी सारी चीजें जो है यहाँ पर पता चल रही होगी जो शायद आपने मिस किया होगा। ये सारी चीजें कब पता चलती है पता है? जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रही हूँ जब आप टेक्स्ट बुक रीड करते हैं। बट आपने किसी बच्चों ने यहाँ पर टेक्स्ट बुक तो बहुत ज्यादा रीड किया ही नहीं होगा। राइट। तो जब आप टेक्स्ट बुक रीड करते, कोई सी भी अच्छी टेक्स्ट बुक रीड करते, तो वहां पर ये सारी चीजें आपको दी गई रहती है। ठीक है, तो आप अगर आपने बुक नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, वहां पर आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अगला प्रश्न, परमाणु नाभिक का स्थायित्व किससे संबंधित है? तो स्थायित्व की बात करें अगर हम, तो ये है आपकी बंधन ऊर्जा, क्योंकि आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यहीं पर होता है। और परमाणु के नाभिक की जब हम बात करें, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपके नाभिक में स्थित होता है। और जब यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन से प्राप्त होती है, जिसमें नाभिक या तो टूटते हैं या तो जुड़ते हैं। और यहाँ पर जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को नाभिक में जो बांध कर रखता है वो ऊर्जा बंधन ऊर्जा कहलाती है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ जो है उनके एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर रही हूँ, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, कॉम्पटन प्रभाव में तरंग दैर्ध्य परिवर्तन किस पर निर्भर करता है? तो मैं आपको पहले ही मैंने बता दिया है। कॉम्पटन प्रभाव के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई जब फोटोन के कण आपतित होते हैं, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करते हैं, साथ ही साथ कुछ हिस्सा जो है फोटोन के कणों का वो क्या होता है? प्रकीर्णित हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? प्रकीर्णित हो जाता है। तो यहाँ पर किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन पर, मतलब प्रकीर्णन कोण पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि कॉम्पटन प्रभाव में क्या होता है? प्रकाश का मतलब कि फोटोन के कणों का, मतलब प्रकाश के रूप में फोटोन के कण आपके आते हैं, उनका प्रकीर्णन होता है। क्या होता है? प्रकीर्णन। ठीक, तो ये हो गया आपका कॉम्पटन प्रभाव से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे हाइगेन्स। ठीक है, हाइगेन्स को करेक्ट कर लीजिएगा, ये हाइगेन्स है। हाइगेन्स का सिद्धांत किससे संबंधित है? तरंग प्रकृति से, कण प्रकृति से, रेडियोधर्मिता से या प्रकाश की गति से? तो ठीक है भाई, हाइगेन्स के जो सिद्धांत हम पढ़ते हैं तो हाइगेन्स का क्या होता है? तरंग सिद्धांत होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। हाइगेन्स का सिद्धांत आपका तरंग प्रकृति से संबंधित है।
अगला प्रश्न, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पाषाण श्रृंखला किस क्षेत्र में होती है? देखो भाई, मैंने आपको पहले ही बताया, पहले लाइमन बामर के बारे में पूछा, अब पाषाण श्रृंखला के बारे में पूछा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अवरक्त, क्योंकि दृश्यमान के लिए हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है, दृश्यमान के लिए बामर, लाइमन के लिए क्या होता है, पराबैंगनी, और पाषाण के लिए अवरक्त। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, तीनों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न, रेडियोधर्मी विघटन की दर किस पर निर्भर करती है? तो जब हम विघटन की बात करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या होता है कि उनकी जो संख्या है वो हमें आधी होकर के मिलती है, राइट। तो वो अर्ध आयु से रिलेटेड होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। जो रेडियोधर्मी विघटन है वो आपके अर्ध आयु पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न, भाई बोर नहीं होना है बिल्कुल भी। अगर आप अभी तक इस सेशन को देख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि अगर जो बच्चे इस लेक्चर को पूरा देख रहे हैं, वो उनका सबसे बड़ा अपना फायदा उनका क्या हो रहा है कि उनका पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ब्रशअप हो रहा है, मतलब कि रगड़ा जा रहा है आप लोगों को बिल्कुल से, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं। इसके बाद आपको पॉइंट आउट करना है कि कहां पर आप जो है मिस हो रहे हो, उसको आपको फिर वन शॉट रिवीजन में रिवाइज करना है। ध्यान देना है कि भाई हाँ, हमें ये जो है पढ़ाया गया है, लेकिन हम इस चीज को मिस कर रहे थे क्योंकि हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी थी, राइट। तब जाकर के आप एकदम पक्के मजबूत खिलाड़ी बनोगे, फिजिक्स के लिए खासकर, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए भी, राइट। तो अगला प्रश्न, परमाणु नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है न्यूक्लियॉन। याद रखिएगा, क्या कहलाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो कॉम्बिनेशन है न्यूक्लियॉन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, फोटोन की ऊर्जा के लिए E बराबर एच एफ में एफ क्या दर्शाता है? तो भाई अभी तक हम फोटोन की ऊर्जा की बात कर रहे थे, तो इस तरीके से एच न्यू लिख रहे थे, तो ये क्या है? आपकी आवृत्ति है। क्या है इसकी? आपकी आवृत्ति है, ठीक है। तो आवृत्ति को हम क्या करते हैं? एच एफ से भी प्रदर्शित करते हैं, मतलब एफ क्या होगा? आपकी आवृत्ति होगी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखो थोड़ा सा बदल के आपको दे दिया है, बाकी वही है, बात वही है जो अभी तक आप पढ़ते आए हो। अगला प्रश्न हमारा, रेडियोधर्मी सामग्री की सक्रियता को मापने की इकाई क्या है? ठीक है, रेडियोधर्मी सामग्री की सक्रियता को मापने की इकाई, ठीक। तो हेनरी बैकरल जी ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। मापने की जो इकाई है वो बैकरल है। क्या है? बैकरल। कूलाम जो है आवेश को नापने के लिए होता है, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र को नापने के लिए होता है ना। और फेराडे मतलब फेराडे जो है वो अलग चीज हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम रेडियोधर्मी सामग्री की सक्रियता को नापने की इकाई बोले तो बैकरल होगा। ये भी आपने पढ़ा है, लेकिन क्या होता है कि जब हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पढ़ते हैं ना, तो वो चीजें हमें याद नहीं रहती है, लेकिन उन्हीं को आप एमसीक्यूज के फॉर्मेट में जब इस्तेमाल करके हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या होता है कि फिर हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल इंप्रूव होता चला जा रहा है, राइट। तो बिल्कुल आप अगर मेरी जो भी बात मैं बोल रही हूँ उसको अगर आप फॉलो करेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते कराते बीच बीच में मैं आप लोगों को बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताती हूँ। ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि भाई केवल पढ़ाई करना ही नहीं होता, सही तरीके से पढ़ाई करना जरूरी होता है, जिसके लिए आपको बीच बीच में बहुत सारी चीजें बताई जाती है, जिसको आपको ध्यान से फॉलो करते चले जाना है। और अगला प्रश्न भी सॉल्व करना है, नाभिकीय संलयन किस स्थिति में संभव है? तो पहले ही मैंने बता रखा है कि उच्च ताप और उच्च दाब चाहिए, जो कि सूर्य में होता है। तो नाभिकीय संलयन उच्च ताप और उच्च दाब पर ही संभव होता है। अगला प्रश्न, फोटोन का संवेग किस पर निर्भर करता है? भाई संवेग की बात करी जा रही है, तो संवेग मतलब क्या होता है? एम इंटू वी। ये आवृत्ति नहीं है, ये वेग, ठीक है। तो और फोटोन का जो द्रव्यमान है ना, फोटोन का द्रव्यमान है वो क्या होता है? शून्य होता है। हमने पहले ही पढ़ रखा है, एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। तो यहाँ पर जो फोटोन का संवेग है वो किस पर निर्भर करेगा? तो द्रव्यमान तो होगा नहीं, है ना। आवृत्ति पर निर्भर करेगा, और किस पर निर्भर करेगा? तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करेगा। तो ऑप्शन बी और सी दोनों ही सही है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा किरणें किससे उत्पन्न होती है? नाभिकीय विखंडन से, इलेक्ट्रॉन विकिरण से, नाभिकीय संलयन से, या फिर इलेक्ट्रॉन आवेश से? भाई जब हम नाभिकीय विखंडन की बात करते हैं, तो विखंडन में हम लोगों को न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? न्यूट्रॉन, जो कि उदासीन कणें होती है, ठीक है। तो इन न्यूट्रॉन से ही हम लोगों को गामा किरणें मिलती है। इसका मतलब जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन विकिरण, या यहाँ पर बात करें इलेक्ट्रॉन विकिरण मतलब कि वो बीटा किरणें हो जाएगी, राइट। नाभिकीय संलयन की बात करें तो वहां पर जो है हमारे पास दूसरी चीजें होंगी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड ने परमाणु के किस मॉडल का प्रस्ताव दिया था? स्थिर ग्रह मॉडल, नाभिकीय मॉडल,
तरंगीय मॉडल या क्वांटम मॉडल? ऑब्वियस सी बात है कि नाभिकीय मॉडल के बारे में उन्होंने दिया था। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल में नाभिक के बारे में बताया था कि भाई अगर मान लो कि बीच से ही क्या हो रहा है, वापस लौट रहा है, मतलब कि अल्फा कणें बीच से ही वापस लौट रही है, मतलब कि बीच के हिस्से में ही पूरा क्या होता है, द्रव्यमान और प्रोटॉन मतलब धनात्मक आवेशित कण होते हैं नाभिक, वहां से ही पता चला था नाभिक के बारे में हम लोगों को। अगला प्रश्न है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तरों का सिद्धांत किसने दिया था? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तरों का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, तो हम क्या पढ़ते हैं, बोर का परमाणु मॉडल पढ़ते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नील बोर। ठीक है, क्या हो जाएगा, नील बोर ने जो है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तरों के बारे में हम लोगों को सिद्धांत दिया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कि काफी कम समय में हम लोगों ने बहुत सारे 50 प्लस क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए यहाँ पर कम से कम लगभग 55 से 56 क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए लेकर के आई थी, और इतने कम समय में इतना ज्यादा सवाल करने में आपका बहुत बड़ा फायदा है, जहां पर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी पूरा बिल्कुल मतलब रगड़ा जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि जहां पर आप लोगों ने गलती की है उस पॉइंट को जरूर आपको नोट डाउन करना है और चीजों को इंप्रूव करना है। ये सेशंस आपकी इंप्रूवमेंट के लिए जरूरी है, और इसलिए ये जो क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस सेशंस लेकर के आ रही हूँ, मॉडल क्वेश्चंस पेपर जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ, उसको पूरी क्लास को ध्यान से देखना आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे हमारे नए कॉन्सेप्ट के साथ, जो है आप लोगों को मिलेगा, मॉडल क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में मैं मिलूंगी, और तब तक के लिए बाय बच्चों।